हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉक इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है एलिजाबेथ स्टोकी जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये बुक आपको बताती है कि बातचीत में आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, बातों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे कि हमारी बातचीत एक पैटर्न बनाती है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे होते हैं। यह एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से लेकर प्रमोशन के लिए पूछने तक कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी है, आप और आपके साथी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करते हैं। बातचीत में मोड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखेंगे कि बातों में मोड जोड़ों के रूप में मौजूद होते हैं। बात का एक मोड दूसरे मोड को जन्म देता है। जैसे आप उदाहरणों से समझे, अगर आपको कोई नमस्ते करता है तो आपका उत्तर उसी समय नमस्ते होता है। या फिर अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब उसका उत्तर होता है। एक आदमी बोलता है और दूसरा उसके चुप होने का इंतज़ार करता है रहता है और फिर उत्तर देता है। परंतु अगर आप इसमें गौर करते हैं तो समझने की बातचीत में होने वाली समस्याओं की जड़ यही है, क्योंकि अगर आप संकेतों को गलत समझ लेते हैं और उनके ख़त्म किए बिना ही उसका उत्तर देने लगते हैं तो यह एक छाप छोड़ सकता है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे। अगर आपका पड़ोसी आपको गुड मॉर्निंग का जवाब कुछ ऐसे देता है, आपको अपने कुत्ते के भौंकने के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो पहल करने वाले हैं। उसकी मांग सही भी हो सकती है, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले गुड मॉर्निंग का जवाब न देना यह अनुचित के रूप में सामने आता है। मोड़ लेना पहले कठिन लगता है, लेकिन एक बार जब आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप बातचीत को आसान बनाने की कला में तरक्की के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, नरम शब्दों का प्रयोग बातचीत में बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हो या अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ चैटिंग कर रहे हो, आपकी बातचीत हे या हेलो और शुरुआती पूछताछ जैसे व्हाट्सएप या कैसे क्या आप, यह बातचीत की शुरुआत में अपने आप ही निकल जाता है अपने। लेकिन क्या यह अर्थहीन है? हाँ और भी नहीं। एक तरीके से बातचीत के शुरुआती प्रश्न अर्थहीन है। यह सूचना मांगने वाले प्रश्न नहीं है और आपका दोस्त एक ईमानदार उत्तर की उम्मीद नहीं करता है। यदि सोमवार की सुबह आपका दोस्त पूछता है आप कैसे हैं और आप कहे मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने पूरे वीकेंड की लड़ाई की, सच कहूँ तो मैं काम के एक वीक के लिए तैयार नहीं हूँ, यह उत्तर सत्य है लेकिन पूरी तरह से गलत भी है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उत्तर की उम्मीद नहीं करते हैं कि इसका मतलब है यह नहीं कि शुरुआती बातचीत का कोई मतलब नहीं होता है। कल्पना करें कि आप अपने दोस्त को आप कैसे हैं का जवाब वो बजट नंबर कहाँ तक पहुँचे नाजिम से कर रहे हैं। ऐसा करते हुए न केवल आपको उसके जवाब को उत्तर नहीं दिया, बल्कि आपने बातचीत से बढ़ने वाले रिश्ते पर ही रोक लगा दी। जब आप कैसे हैं का जवाब मैं ठीक हूँ से करते हैं तो आप बातचीत को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती बढ़ती है। चैप्टर नंबर 3, चुप्पी और भराव के शब्दों का मतलब समझ सकना लोगों के अंदर चल रही बातों को समझने में मदद करता है। ठहराव और भराव वाले शब्द जैसे सो, और वो उतने ही ज़रूरी है जितने उनके साथ आने वाले शब्द ज़रूरी है। यह एक गलतफहमी है कि जब कोई बातचीत में उत्तर देने से पहले रुक जाता है तो वह सुनी गई बात को समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वह एक सही शब्द की तलाश में हो या निर्णय के बारे में सोच रहा हो। जब सामने वाला बोल रहा होता है उस समय में हम उसकी बात को समझ रहे होते हैं, इसलिए समय से उत्तर कर हम बातचीत जल्दी से आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन हम अक्सर ए या ईर का उपयोग करते हैं जब हमें अनिश्चित जानकारी होती है या ऐसी बात होती है जिसके लिए हम तैयार नहीं है। यदि आपका दोस्त तेज़ बातचीत से तक जाता है
तो शायद वह सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा है, या फिर वह संकेत दे रहा है कि बातचीत उस तरह से नहीं चल रही है जैसी उसने उम्मीद की थी। कभी कभी चुप्पी और भराव के शब्दों की भाषा बहुत कुछ कह जाती है। बॉडी लैंग्वेज के लिए यह भी है सही है, जिसे हम आगे के सबक में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4, करनी कतनी से हमेशा ताकतवर नहीं होती है। आपने कभी सुना है कि बातचीत 93% बातचीत शरीर की भाषा से होती है? यह बिल्कुल गलत है। जादुई नंबर 93% मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट मेहबारियन के एक अध्ययन से आया है, लेकिन यह अध्ययन वास्तव में बहुत सीमित था। इसने श्रोताओं से कहा कि उन्हें स्पीकर द्वारा बोले गए सिर्फ एक शब्द से उनका मूड जज करना है। मेहरबियन ने खुद बताया कि अपने शुरुआती अध्ययन की सीमाओं से परे यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। जाहिर है कि शारीरिक भाषा बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। वास्तविकता में हम सिर्फ शारीरिक भाषा से भी बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भीड़ वाले एक होटल में इशारा से पानी का ग्लास मांगना या फिर अलविदा कहना। सच तो यह है, अगर शारीरिक भाषा वास्तव में इतनी प्रभावी और व्याख्यात्मक होती है तो यह कहीं अधिक उपयोगी होती है और हम केवल इशारे करके ही बातचीत करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, जब राजनेता झूठ बोल रहे होते हैं तो हम तुरंत पता कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा ही नहीं कर सकते। तो बातचीत में शारीरिक भाषा का उपयोग कहाँ है? सच तो यह है कि हम बहुत तरीक़ों से बात करते हैं और बोलकर और इशारों में। हम शारीरिक और मौखिक कार्यों के द्वारा दोस्त से फ़ोन पर बात करने के साथ टैक्सी में भी बैठ सकते हैं। या शारीरिक भाषा बहुत कम काम आती है। गैर मौखिक संकेत जैसे कि मुड़ी हुई बाहें या नीचे की ओर आंखें बातचीत का एक हिस्सा बनाती है, न कि पूरी तस्वीर। ऐसा लगता है कि करनी हमेशा कथनी से ताकतवर नहीं होती है, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए शब्द हमारे द्वारा किए गए कार्यों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अगले सबक में जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए शब्दों का उपयोग करने का तरीका जानते हैं। चैप्टर नंबर 5, आपके द्वारा चुने गए शब्द दूसरों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। होटल में अक्सर बाथरूम में एक संकेत के साथ अपने तौलिए का दोबारा उपयोग करने के लिए ग्राहक को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ऐसे संकेत जो ग्राहकों को पर्यावरणीय कारणों से तौलियों या दोबारा उपयोग करने की अपील करते हैं अप्रभावी साबित हुए हैं। परंतु संकेत में कुछ बदलाव लाने से ये अच्छे परिणाम भी देता है, जिसमें कहा जाता है कि अधिकांश ग्राहक अपने तौलिया का पुनः उपयोग करना चुनते हैं। इस संकेत से तौलिया दोबारा उपयोग करने वाले ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई है। अक्सर इन संकेतों को चॉइस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इन तरीकों को तैयार करने की प्रक्रिया को, जिसमें हम लोगों से चेत परिणाम निकलवा सकते हैं, चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसे आप आसानी से अपने बातचीत में शामिल कर मनचाहे उत्तर पा सकते हैं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने पूछा कि आज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अध्ययन में पाया गया है कि केवल 50% लोगों ने एक और मुद्दा उठाया। क्या समस्या रोगी के स्वास्थ्य पर चर्चा न करने में थी, या जिस प्रश्न से प्रश्न तैयार किया गया था उसमें थी? लेकिन जब डॉक्टर ने पूछा क्या कोई और समस्या है जिसे आप बताना करना चाहते हैं, 90% रोगियों ने कहा हाँ। मैं जवाब दिया। दोनों प्रश्न बंद थे, जिसका अर्थ है वे हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न पर इतने अधिक रोगियों ने हाँ क्यों कहा? उत्तर किसी भी और कुछ के उपयोग में ही छुपा है। कोई भी शब्द न को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि आप नकारात्मक बातों में इसका अधिक बार उपयोग करते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, किसी भी के साथ प्रश्न नहीं है के साथ उत्तर देने में आसान होते हैं, इसलिए कोई और काम या कोई प्रश्न जैसे प्रश्न अक्सर अजीब चुप्पी के साथ खत्म हो जाते हैं। किसी भी का उपयोग करने वाले प्रश्न एक नकारात्मक उत्तर को बुलावा देते हैं और आगे की बातचीत को बंद कर देते हैं। कुछ का उपयोग करने वाले सवालों का उल्टा प्रभाव पड़ता है। कुछ को किसी भी के साथ बदलने से एक नकारात्मक उत्तर को सकारात्मक बना जा सकता है। चैप्टर नंबर 6,
जो हम मांगते हैं हमें वही मिलता है, जो हम मांगते हैं हमें वही मिलता है, लेकिन जो हम मांगते हैं वो निर्भर करता है कि इस बात पर कि वो मांगा कैसे गया है। काम लेने और देने के लिए हर दिन हम बात करते हैं। कभी कभी हम अपनी बात रखे बिना ही उसके परिणाम तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कहना भी मुझे भूख लगी है सामने वाले को संकेत देता है कि वह कुछ खाने के लिए पूछ सकता है, जिस पर उसका उत्तर हो सकता है मुझे लगता है कि फ्रिज में बचा हुआ कुछ पिज़्ज़ा है या रसोई में कुछ खाने का होगा, मैं लेकर आता हूँ। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जिस तरीके से हम पूछ रहे हैं वह यह बता सकता है कि जिस सेवा के लिए हम पूछ रहे हैं उसे पाने के लिए हम कितने हकदार हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या मैं कल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? बहुत ही सीधा प्रश्न है और बातचीत में दर्शाता है कि पूछने वाला इसका हकदार है। चैप्टर नंबर 7, बातचीत में प्रस्ताव रखना और उन्हें मानना एक कला है। क्या आपने कभी एक आधा अधूरा प्रस्ताव रखा है जिसे आपके दोस्तों ने स्वीकार किया? क्या आपने कभी ऐसा प्रस्ताव मानने के लिए मजबूर महसूस किया है जिसे आप वास्तव में मानना नहीं चाहते थे? प्रस्ताव रखना और स्वीकार करना एक दंगल हो सकता है। इसे कैसे निपटा जाए? ऑफर स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यदि आप किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं तो आप इसे शालीनता से कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई कहता है आओ मैं घर छोड़ दूंगा, यह पूछना, क्या आपको यकीन है कि यह आपके रास्ते में ही पड़ता है, पूछने वाले को एक मौका देता है कि वह अपनी बात वापस ले ले। प्रस्ताव देना भी मुश्किल होता है। वास्तविक प्रस्ताव रखना एक बात है, लेकिन हम अक्सर उन चीज़ों को करने में दबाव महसूस करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। जब हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो हम निराश और नाराज महसूस करते हैं, लेकिन हम फिर ये प्रस्ताव बनाते ही क्यों हैं? कंक्लूजन, हम कभी कभी जल्दबाजी में बातचीत करते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी बोलना चाहते हैं। असल में बातचीत छोटे छोटे टुकड़ों और कुछ पैटर्न का मेल मिलाप होती है। बातचीत के तत्वों को समझना और वे एक साथ कैसे फिट होते हैं, इसको जानना ही बातचीत में होने वाली गलतफहमी और उसके नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या करें? अगर आप अपने ऑफिस में बातचीत को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी बात को ध्यान से सुने और समझें कि कहाँ इसमें सुधार किया जा सकता था, जो कि आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके खुद भी सुन सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है अपनी दिनचर्या में होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना और उस दिन के अंत में सुनना, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ सलाह कर सकते हैं। फ़ोन पर या किसी भी मीटिंग में हुई बातचीत सबसे अच्छा जरिया है। जब आपके पास बहुत रिकॉर्डिंग हो जाएंगी तो आप सब सुनकर अपनी दोहराई गलतियों का पैटर्न समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।